नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम जवाब दो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावों की आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 144 प्रत्याशियों के नाम के घोषित किए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आते ही पार्टी में विरोध के सुर भी फूट पड़े हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं और उनके समर्थकों के इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर 144 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों का नाम सामने लाई है, वहीं कांग्रेस में नाराज नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा, ग्वालियर की ग्रामीण, सतना की नागौद, इसके साथ ही बिजावर, दतिया, डबरा और पवई जैसी कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध सामने आया है। हालांकि यही विरोध भाजपा में भी लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला यानी मतगणना के साथ ही यह हो जाएगा। 3 दिसंबर को यह पता चलेगा कि जनता ने किस राजनीतिक दल को प्रदेश की कमान सौंपी है। आज की हमारी जो डिबेट है वो इसी खास मुद्दे पे रहेगी। इस डिबेट को शुरुआत करने से पहले हमारी टीम के द्वारा एक लूप तैयार किया गया। पहले हम आपको वो दिखवाएंगे कि किस तरीके से प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। उसके साथ ही हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उससे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित यादव जी, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ हेमंत जोशी जी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले वंदना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। 144 नामों की सूची कांग्रेस ने जो जारी की है, पहली सूची में 144 नाम सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? चलिए, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कांग्रेस ने अपनी सूची तो जारी की। बड़ी छटनी, बड़ी मंथन और चिंतन के बाद ये जो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली जो ये सूची जारी हुई है, तो इसने तो भारतीय जनता पार्टी की जीत तय कर दी है। क्योंकि इस प्रकार की सूची, परिवारवाद से भरी हुई सूची, हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस यही करेगी, जो हमेशा वो करती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति। अब उनकी सूची ने भी ये दिखा दिया है कि कितना परिवारवाद उनके अंदर है। और इस सूची के बाद सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है, जो ये सिर फुटौल उनके यहाँ चालू हुआ है, जो एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो ये आपसी मतभेद और ये भीतर कला जो उभर के सामने आ रही है सूची जारी होने के बाद, वो देखने योग्य है। वो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का संगठित ना तो दल है कांग्रेस पार्टी, और ना ही कोई एक अच्छा उनका लीडर है कि जो उनकी लीडरशिप कर सके। आज किस प्रकार लड़ाई मची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सूची जारी हुई थी तो आपने देखा था, उसके बाद ना ही किसी प्रकार का कोई सिर फुटौल हुआ था, ना ही किसी प्रकार का कोई कलह कलेश हुआ था। इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हमने उतारा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ, हम कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ेंगे, और शांति से जाके चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और संस्कारों में। और कांग्रेस की जो सूची है उसने दिखा दिया है कि कांग्रेस कितनी असंतुष्ट, विवादों से घिरी हुई पार्टी है। और इनकी इसी तरह की मानसिकता के चलते बहुत जल्द उनका सर्वनाश होने वाला है। इस बार मध्य प्रदेश में वो 30 सीटें भी ले आएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए रोहित जी, आपने सुना वंदना जी को सर फुटौल की स्थिति बता रही हैं। क्या मानेंगे कि जो कांग्रेस के 144 नाम की पहली सूची के बाद जो विरोध निकल के सामने आ रहा है, प्रेमचंद गुड्डू ने रतलाम से कह दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसी के साथ ही साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर, इस तरीके के कई नाम हैं जो सूची जारी होने के बाद सामने आ रहे हैं कि वह पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति है, क्या कहेंगे? बात से ये बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी तो है कम से कम। दूसरी बात, अगर वो जितनी चिंता कांग्रेस की कर रही है उतनी चिंता अगर उन्होंने भाजपा की करी होती तो भाजपा के अंदर ये स्थिति ना होती कि इनको अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए उतारना पड़ता। और रही बात जो नाराजगी की, तो ये दो तरह की अलग अलग नाराजगी। कांग्रेस में जो ज्यादातर नाराजगी है वो इस बात को लेकर नाराजगी है कि असल में हमको जो टिकट दिए गए हैं वो हम उनसे ज्यादा प्रबल दावेदार थे, हमको क्यों नहीं दिए गए, जो एक लोकतांत्रिक स्वस्थ प्रक्रिया है उसके दावेदार है। जबकि भाजपा के साथ ये है कि जिनको टिकट मिल रही है
वो कह रहे हैं कि भाई हम तो हेलीकॉप्टर से सभा करना चाह रहे थे, हम तो बड़े नेता हो गए, ये घर घर जाके हम उनसे हाथ जोड़ते हुए कहाँ पे जाके अब वोट मांगेंगे। तो ये साफ बता रहा है कि हार उनके अंदर बस चुकी है, ये एहसास उनके अंदर है कि हाँ अब हम हारने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस संवैधानिक प्रक्रिया की और परिवारवाद की ये हमें उन पर दोषारोपण करते हैं, परिवारवाद इनके यहाँ भरा पड़ा हुआ है। देख लेंगे तो चाहे प्रहलाद पटेल जी की टिकट हो, चाहे फिर वो विजयवर्गीय जी की टिकट हो या कहीं और की भी टिकट, इन सब में ये समझ में आता है कि भाई आखिर ये लोग चाहते क्या है। ये इनके पास प्राइड एंड टेस्टेड कोई मॉडल बचा नहीं है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। इन्होंने पिछले 18 सालों में जितना झूठ बोला वो जनता के सामने है। 2018 के चुनाव में जनता ने इनको सिरे से नकार दिया, तो इन्होंने पीछे के दरवाजे से चोरी की सरकार बनाई है और संवैधानिक तरीके से सरकार बनाई है। सरकार को कहीं से भी जनता ने समर्थन नहीं किया था, ये पैसे से खरीदी गई सरकार। और ये बात सच्चाई है कि ये लोग सेवा की राजनीति नहीं करते, ये लोग सत्ता की राजनीति करते। चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे और इन प्रकारण किसी भी तरह से, चाहे उसमें नैतिकता हो या ना हो, और नैतिकता की ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर यही स्थिति होती तो शिवराज सिंह चौहान अपना विदाई भाषण नहीं दे चुके होते। शिवराज सिंह चौहान अपने मंच से दुहाई दे रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो मैं बहुत याद आऊंगा, मैं चुनाव की लड़ूं कि ना लड़ूं। तो ये जिनका अपना खुद का आत्मबल मुख्यमंत्री का इतना कमजोर हो चुका है कि उनके अंदर अपने चुनाव लड़ने को लेकर संशय है, उनके चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनकी सबसे ज्यादा चर्चित लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना की एक शब्द बात नहीं करते रोहित जी, हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके ये मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव टीकमगढ़ की खड़गपुर सीट से वो लंबे समय से काम कर रहे थे। जब उन्हें वहाँ टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने एक अपने पत्र में ये लिखा कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज का ध्यान नहीं रखा, उस सीट पर सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज का वोट था। ऐसे में जब आपके ही नेता सवाल उठा रहे हैं कि ओबीसी समाज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसे में आप भाजपा की जो स्थिति है, पहले हमें 144 नामों के बाद जो विरोध उठा है उसको किस तरीके से संभालेंगे आप, वो उस पर अपना जवाब रखें। देखिए, उनका जो यादव जी का ये कहना है कि भाजपा ने, कांग्रेस ने ध्यान नहीं रखा है ओबीसी का, तो 39 सीटें ओबीसी को दी गई है 144 में से। आप इससे ज्यादा और कितना ध्यान रखें कि आप बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की असंतोष पाव पूरी पार्टी का विचारधारा, ये 12% होता है, 12 से 13% होता है। 12 से 13% को अगर आप कहते हैं कि आपने ओबीसी का ध्यान रखा है तो ये बिल्कुल गलत है। आना बाकी है। 12 से 13% प्रत्याशी सिर्फ आपने ओबीसी के उतारे और आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आप ये बात करते हैं कि आप जाति के आधार पर जनगणना कराएंगे और फिर उसके बाद आप पलट जाते हैं और 12 से 13% ओबीसी को सिर्फ टिकट देते हैं। ये क्या बात हुई? जनतंत्र चलता है, जो ताकत नीचे से ऊपर की ओर चलती है, जिसको जनता ने कहा, उसको वहां से हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाँ उसको मौका दिया जाना चाहिए, उसको मौका दिया गया है। हमारे साथ हेमंत जोशी जी। हेमंत जोशी, आम आदमी पार्टी ग्वालियर से भूपेंद्र कराना आपके पार्टी के नेता थे। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी से मेहगांव से टिकट उनको मिला है, पार्टी से बगावत की है उन्होंने। क्या कहेंगे, सिर्फ जो नाम आपके अभी तक 39 लगभग नाम जो जारी हुए हैं, ऐसे में 39 नामों में यह स्थिति है, आप तो 230 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, हमारे पास कैंडिडेटों की बहुत अच्छे प्रस्ताव आए हैं और यदि कैंडिडेट्स अच्छा समाज सेवी है, आम आदमी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है 3C का फार्मूला कि ना तो कैंडिडेट कम्युनल हो, ना वो करप्ट हो और ना ही क्रिमिनल हो, यदि ये तीनों को पूरा करता है तो सभी दलों के, यदि पार्टी के इधर लोग आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हेमंत जी, हम जो जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो आपकी पार्टी की ओर अब पलायन कर रहे हैं, क्या इसमें भी देखेंगे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड और ये सब जो नेता छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है उन्हें आम आदमी पार्टी से क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पे बड़ी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हमारा बिल्कुल क्लियर कट है कि 3C वाला जो फार्मूला है कि जो भी कैंडिडेट आता है वो ना क्रिमिनल होना चाहिए, ना कम्युनल होना चाहिए और ना ही करप्ट होना चाहिए। यदि वो ये तीनों चीजों में नहीं है इन्वॉल्व तो हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छे समाज सेवी या जो समाज के हित के काम करने वाले अच्छे नेतृत्व करता है, यदि वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। वंदना जी, लाहौर में जो आपके भाजपा से जिनको टिकट दिया गया, गुड्डू अम्बरीश शर्मा को, कल रसाल सिंह जो पूर्व से वहाँ विधायक रहे भाजपा से, उन्होंने मुख्यमंत्री की सभा से पहले पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपा है और उनके बहुजन समाज पार्टी में आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। ऐसे में जो हाल में बागी जो हो रहे हैं, इनसे पार्टियों को कितना नुकसान होने वाला है?
देखिए, हर पार्टी में विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता काम करते हैं, एक ही क्षेत्र में विभिन्न बड़े बड़े दिग्गज काम करते हैं। और देखिए, हर किसी को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। अगर 4 बड़े कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा जनाधार होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, उस व्यक्ति को ही पार्टी मैदान में उतारेगी। क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और इसमें विजय पाना सबसे बड़ा हमारे लिए दायित्व होता है एक पार्टी के नाते। तो पार्टी हमेशा उस कैंडिडेट को उतारती है चुनाव में जो उन्हें लगता है कि जीत लेके आएगा और जिसका जनाधार बहुत मजबूत है, जो जन जन तक पहुंच गया है। तो इस पे अगर हम किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति की बात करें या कैंडिडेचर करने वाले कैंडिडेट की बात करें, तो हर पार्टी उस व्यक्ति को उतारती है जो उन्हें लगता है कि बाकी लोगों से ये व्यक्ति ज़्यादा आगे है। दूसरी चीज़, मैं कांग्रेस की सूची को एनालाइज कर रही थी और मैंने कुछ सर्जरी करी है कांग्रेस की सूची की, जिसमें मैं बता सकती हूँ आपको कि इनके अंदर परिवारवाद और तुष्टीकरण कितना ज़्यादा है। कि दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं उनको राघवगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया। फिर उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी को चाचौड़ा से टिकट दिया गया। फिर उनके एक और रिश्तेदार हैं प्रियव्रत सिंह, उनको खिचलीपुर से उतारा गया है। उनके समधी घनश्याम सिंह को सेवड़ा से उतारा गया है। भांजे सिंधु विक्रम सिंह को शमशाबाद से उतारा गया है। भांजा दामाद जो है इनका अजय सिंह, उसको चुरहट से प्रत्याशी बनाया है। इसी प्रकार से जो प्रेमचंद्र गुड्डू जी हैं, उनकी बेटी अरुण यादव के भाई अजय सिंह के मामा राजेंद्र कुमार सिंह को भी टिकट दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस में वंशवाद से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है कांग्रेस। और नेता प्रतिपक्ष, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के जो भांजे हैं राहुल भदौरिया, उनको टिकट दिया गया। समदिन चंद्रा सिंह गौर को दिया गया खरगापुर से, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले से कमलनाथ जी को छोड़ के अभी तक किसी को विधायक का टिकट ही नहीं मिला है। वैस्ता पटेल जी जो हैं अलीराजपुर से, जो लड़ रहे हैं मुकेश पटेल जी के बेटे। फिर उनकी जो पुत्र वधू हैं सेना पटेल, उनको भी टिकट मिला। तो आप देख लीजिए कि परिवारवाद, तुष्टीकरण किस कदर हावी है कांग्रेस पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हैं कि शिवराज जी के बारे में बोलते हैं कि शिवराज जी रो के ऐसा कह रहे थे। ये बताइए, अगर वो जनता के नेता है, जनप्रिय नेता है, वो अपनी जनता से कोई बात कर रहे हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? जनता ने आज उन्हें 18 साल से मुख्यमंत्री बनाकर रखा है मध्य प्रदेश का। 18 साल से पूरे तो अगर कुछ भी पूछते हैं जनता से, तो ये उनका हक है। वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका हक है कि वो जनता से उनकी परेशानियां पूछे, जनता से उनकी तकलीफें पूछे, जनता से पूछे, क्योंकि वो जननायक है। मुख्यमंत्री जननायक होता है, जनता का नायक होता है। और आपकी पार्टी एक जीवित व्यक्ति का श्राद्ध करने की बात करती है, तर्पण करने की बात करती है। शर्म आनी चाहिए आपको। सोचिए क्या बीतती होगी उसके बेटे पे। चलिए रोहित जी से जवाब ले लेते हैं। रोहित जी, आपने वंदना जी को सुना, जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध करने की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? एक जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध करने जैसे आरोप और परिवारवाद के आरोप, क्या कहेंगे आप? लोग इस स्तर तक गिर चुके हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। शांति रखिए, जरा सुन लीजिए। क्योंकि जीवित व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया गया है, उनके द्वारा किए गए कर्मों का श्राद्ध किया गया है। जो भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ फैलाया, जो गंदगी यहाँ फैलाई है, जो भ्रष्ट तंत्र जहाँ महिलाओं के अत्याचारों, आपकी पार्टी ने क्या बोला है कि जो आपकी पार्टी ने क्या किया है? अब आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब आप शांति से सुन लीजिए। आप मर्यादित रहिए तो बेहतर होगा। श्राद्ध और तर्पण नहीं कर सकते आप एक जीवित व्यक्ति का। आप मर्यादित रहिए। जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपको थोड़ा धैर्य रख के मुझे सुनना होगा। अगर पेशेंस नहीं है तो डिबेट में मत आया करिए आप लोग। चलिए रोहित जी, अपनी बात रखिए। रोहित जी। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए उनकी विचारधारा, उनके किए गए कर्मों का श्राद्ध किया गया है कि अब इन कर्मों से हमें मुक्ति मिले, मध्य प्रदेश की जनता को मुक्ति मिले। और मैं बार बार कहता हूँ, भाजपा अगर इतनी ही ताकतवर पार्टी है और अगर भाजपा के पास इतना ही अच्छा कैडर है, सब कुछ है, तो ये क्यों दूसरों के लिए इतने चिंतित है कि कौन लड़ने आ रहा है, कौन नहीं लड़ने आ रहा है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है या नहीं है, जनता उसे पसंद करेगी नहीं करेगी, ये जनता के मन का सवाल है। इनको तो खुश हो जाना चाहिए था। अगर इतना ही कुछ था तो इनको इतने बड़े बड़े महारथी उतारने की क्या जरूरत पड़ रही है? और वो महारथी खुद पीछे भाग रहे हैं, पीछे से धक्का देके उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था आप किसको लड़ा रहे हैं, किसको नहीं लड़ा रहे हैं। आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आप यहाँ परिवारवाद तो ऊपर से लेके नीचे तक है। अमित शाह का बेटा जय शाह किस देश में बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना हुआ है, मुझे ये बता दीजिए। आपके यहाँ पे चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा हो, चाहे धूमल सिंह का बेटा हो, चाहे कोई और हो, तो ये नाम गिनाने वाली बात आप लोग छोड़ दीजिए, दिशा भ्रमित मत करिए। आज का मुद्दा ये है, क्या भ्रष्टाचार है कि नहीं है मध्य प्रदेश में? क्या सबसे ज्यादा बेरोजगारी है कि नहीं? पटवारी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आरक्षक भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ?
नर्सिंग में घोटाला किया कि नहीं किया। आज भी भूमि घोटाला सामने आया है कि लोगों की भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और उनको नौकरी नहीं दी गई है। आपने पिछले 18 सालों में सिवाय झूठ बोलने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। व्यापम में 49 लोगों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और वो भी संदेहास्पद परिस्थितियों में, उसके लिए कोई जांच नहीं कराई गई। किसी सीबीआई ईडी के छापे नहीं पड़ते हैं किसी भाजपा के यहाँ। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, सारे दूध से धुले हैं? जो लोग भाजपा में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, वैसे इनका एक सिद्धांत है कि जो इनके यहाँ पहुंच गया उसके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। ये कांग्रेस मुक्त करने चले थे, ये कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। सच्चाई तो ये है कि जनता अब इनको सिरे से नकार चुकी है और ये उसी की बौखलाहट है। चाहे ये डिबेट में आए, चाहे मंच पे जाएं, ये हर जगह सिर्फ अपने मन की बात करना चाहते हैं। जनतंत्र में जनता की बात ये सुनना ही नहीं चाहते, ना विपक्षियों की बात सुनना चाहते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र वो होता है जहां पे विपक्ष की बात भी सुनी जाए और जनता की बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते। चलिए, वो प्रधानमंत्री अपने आप को जो विश्व गुरु बोलता है। रोहित जी, डिबेट में हमारे साथ और भी प्रवक्ता जुड़े हैं। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया, अभी तक आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ। इसके साथ ही भाजपा का भी मैनिफेस्टो अभी तक सामने नहीं आया है। कल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इसका अपने वचन पत्र का विमोचन भी करने वाले हैं। ऐसे में कब तक आपके वचन पत्र और ये सामने आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश के दौरे पे आए थे और उन्होंने 10 गारंटी की घोषणा की थी। हम वादे नहीं करते हैं, वादे की तो वादे खिलाफी हो सकती है पर गारंटी की नहीं होती है। हमने शिक्षा पे गारंटी दी है, स्वास्थ्य पे गारंटी दी है, बिजली पे गारंटी दी है, सही सम्मान नीति पे गारंटी दी है, किसानों के लिए गारंटी दी है, आदिवासियों के लिए पेशा कानून पे गारंटी दी है। तो हमने 10 गारंटी दी है और उसी तरह हमारा वचन पत्र भी आएगा और मैनिफेस्टो भी आएगा। हम पूरी तैयारी से हैं, 230 सीटों पर पूर्ण रूपेण चुनाव लड़ेंगे और दमदारिता से चुनाव करेंगे। अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि परिवारवाद सिर्फ दूसरी पार्टियों में है। उनके यहाँ पे भी 8 से 10 सीटें जो है वो परिवारवाद को दी है। यदि आप डिटेल की बात करेंगे, बरगी विधानसभा से नीरज ठाकुर को टिकट दिया गया, जिनकी मां प्रतिमा सिंह पहले विधायक थी। महाराजपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया गया। बंडा विधानसभा से दिया गया। कुक्षी विधानसभा से जयदेव पटेल जो कि पूर्व मंत्री रंजना बघेल की भतीजे, उनको दिया गया। संबलगढ़ सीट से टिकट दिया है। 2 नारायण सिंह भोपाल मध्य से टिकट दिया गया हुआ। ऐसे करीबन 10-12 लोगों को इन्होंने टिकट दिया गया। विश्वास सारंग कौन है? दीपक जोशी कौन थे? परिवारवाद बीजेपी में भी कूट के भरा हुआ है और इन्हीं के लोग वो बार बार सत्ता पे आते रहते हैं। आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आप अपनी पार्टी में तो देखें। और बोल रहे थे शिवराज सिंह का शासन फिर से। शिवराज सिंह ने पूरे 18 सालों में क्या हालत कर दी मध्य प्रदेश की। 4 लाख करोड़ का कर्ज होने जा रहा है। घोटालों का प्रदेश हो गया। एक भी व्यापम घोटाला देख लो, कारम घोटाला। तो आपने तो उज्जैन जैसे पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। महिला अत्याचार में नंबर 1 हो रहा। आप उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, ये आपकी कानून व्यवस्था इतना बर्बाद कर दिया है। फिर भी आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह महान है और शिवराज सिंह किसका है? ये वंदना जी प्रदेश की जनता को, वंदना जी से काउंटर लेंगे। वंदना जी, शर्म आती है इन लोगों की। पहले तो ये मुझे जो मर्यादा सिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी जब प्रियंका गांधी जी आती हैं, ये भाजपा को मर्यादा सिखाएंगे, तो उसका मंच संचालन करते हैं उमंग श्रृंगार, जो खुद एक महिला यौन उत्पीड़न के अपराधी हैं। उसके अलावा इनकी पार्टी में रैगांव के विधायक के साथ क्या हुआ ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब अगर ये कहते हैं घोटाले, भ्रष्टाचार, आपके राहुल गांधी जी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनिए, अगर कर्जा नहीं माफ़ हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या हुआ? घोषणा पत्र जारी किया था। 943 कितनी आपने घोषणाएं की थी, कहाँ है वो घोषणाएं? वो लेके आइए। 2000 अगर हिम्मत है तो 2018 का घोषणा पत्र लेके आइए और उस पर आप जवाब दीजिए। तो इसीलिए दूसरों की पार्टी के घोटाले मत गिनवाइए, अपना मंथन करिए। आपकी प्रियंका गांधी जी आती हैं तो वो बोलती हैं कि हम पढ़ो पढ़ाओ नाम की कौन सी योजना लेके आई हैं जिसमें 100 और 500 रुपये इतने से इतने क्लास तक। उनको मैं एक पिछले डिबेट में एक चैनल पे डिबेट करी थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं बता पा रहे थे टेक्निकलिटीज़ कि किस में डीबीटी के माध्यम से जाएगा, किसके खाते में जाएगा।
तो ये तो स्पष्टता पहले कर लीजिए, उसके बाद आप लोग योजनाएं लाया करिए और मर्यादा की बात किया करिए। महिलाओं से बातचीत करने का कांग्रेस पार्टी के पुरुष प्रवक्ताओं में तमीज़ नहीं है और वो कहते हैं कि आप मर्यादा में रहिए। तीसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया कि इतने घोटाले, आप बताइए, ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हम गारंटी लेते हैं। आपने सुना होगा जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कुशाभाऊ ठाकरे से जब हमारे रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था तो उन्होंने सारे मध्य प्रदेश में 18 साल में जितने विकास कार्य हैं वो सारे प्रस्तुत किए थे। मीडिया के मित्रों को, बंधुओं को वो रिपोर्ट कार्ड्स की कॉपी दी गई थी, हर जिले में बांटी गई थी। हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी पेश करे ना अपना रिपोर्ट कार्ड 70 सालों का, क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग एक परिवार, अब फिर आप मर्यादा से बाहर है और मुझे मर्यादा सिखाते हैं, डिबेट की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और मुझे सिखाते हैं। तो देखिए, पहले कथनी और करनी में अंतर मत करिए, बोलने दीजिए। अब ये बताइए कि ये लोग 70 साल, ये एक परिवार का महिमा मंडन, चरण वंदना करने वाले क्या जाने। आज जल जंगल जमीन का पैसा कानून लाके हमने अधिकार दिलाया है आदिवासियों को, हमने जनजाति के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए इतने काम किया। अभी 35% का आरक्षण विभिन्न विभागों में दिया, जिसमें हमने वन विभाग को अलग रखा ताकि हमारी बेटियां जंगल में ना जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही लाए ना, इतने संवेदनशील हैं वो। हमने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई। आज पहले हमारे प्रदेश में 911 कन्याएं जन्म लेती थी 1000 लड़कों पे, आज 900, अब जो रेशो है वो 974:1000 हो गया है। और पिछले साल ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया था बेटों की अपेक्षा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मी योजना का नतीजा है कि बेटी पैदा होते साथ लखपति हो जाती है, बेटी अब बोझ नहीं रहती। कन्या विवाह योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं। संबल योजना, लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना उज्ज्वला योजना। अब महेश जी का जवाब ले लेते हैं। भाजपा अपनी योजनाओं को गिना रही है। महेश जी क्या कहेंगे आप? तो समय खत्म हो इन जाएगा। योजनाओं भाजपा अपनी योजनाओं के जरिए अपना जो गुणगान कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हेमंत जी, ये देखो, योजना गिनाने से कुछ नहीं होता है। मध्य प्रदेश में कुपोषण में बहुत बुरी स्थिति, बच्चों के कुपोषण में, यहाँ पर महिला अत्याचार बहुत ज्यादा होते हैं। घोटालों का प्रदेश है, कर्ज पर कर्ज लेके 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है। जो पुराने मुख्यमंत्री थे उससे भी ज्यादा कर दिया। तो बीमार राज्य की स्थिति में है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। घोटाला खुद मुख्यमंत्री का विभाग था, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग में घोटाला होता है, कारामदेन घोटाला होता है। ये पूरा सभी दूर है, किसी को आप कहते हैं व्यापक घोटाला किसने उजागर किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापक घोटाला उजागर किया। श्यामला इस थाने में आज भी केस दर्ज है और उस पर कार्रवाई किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो व्यापक घोटाले का हल्ला मत मचाया करिए। व्यापक घोटाला उजागर करने वाली, उस पर कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी अपनी बात रखें। रोहित जी, हर जगह तो घोटाले सीएस तो घोटाला देख लो, आप दूसरी जगह। हेमंत जी, आप चलिए रोहित जी से जवाब ले लेते हैं। वही दिखेगा, विकास तो दिखा नहीं। आप लोगों के जमाने में सड़कों की क्या हालत थी, बिजली पानी की सुविधा नहीं थी। आज हर घर में जल जीवन मिशन के थ्रू जल जा रहा है, पानी मिल रहा है सबको। वो सब नहीं दिखता आपको। लाडली बहना योजना का फायदा कांग्रेस पार्टी की बहनें भी लेती है, भारतीय जनता पार्टी की भी बहनें लेती है। हर जाति की बहन को फायदा मिलता है। चलिए रोहित जी से काउंटर ले लेते हैं। बहनें, जिसमें से 25 लाख हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं, 52 लाख। हम योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहित जी हैं। रोहित जी, वंदना जी को आपने सुना, क्या कहेंगे इस पे कि वो अपनी योजनाओं के जरिए बता रही हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रदेश को स्वर्णिम बनाया है? देखिए, घोषणाओं करने के मामले में तो शिवराज जी घोषणा वीर की उपाधि पहले ही ले चुके हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बोलना भी उचित नहीं है। 2270 योजना इन्होंने 1150 दिन में दे दी थी। आगे 5 से सपाट है, एक योजना शुरू करते हैं, दूसरी बंद कर देते हैं। यहाँ पे विधवा पेंशन बंद कर दी गई। निराश्रित पेंशन में वृद्धाश्रमों में लगातार जाता हूँ, सेवा के कार्य देता हूँ, वहाँ पता चलता है 6 महीने से निराश्रितों को पेंशन नहीं मिलती, तो 600 रुपए उनको महीना मिल रहा है। आपने लाडली बहना बंद करने की बात करी आपकी पार्टी ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ से सिरे से आप घोषणाएं करते जाइए
और पीछे की योजनाओं के विषय का क्या एनालिसिस और आपने जो कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लाडली बहना बंद कर देंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात स्वीकार करने में उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। ये लोग मुंह देखी बात करते हैं। जब जो समस्या बता दी जाए उसके लिए एक योजना निकाल दी जाए और पीछे वाली जो 4 चलती योजनाएं, आयुष्मान योजना इन्होंने बंद कर दी, हॉस्पिटलों का करोड़ों रुपए का बिल बकाया है, हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिया, गरीब आए दिन हॉस्पिटल के दरवाजों पे दम तोड़ रहे हैं, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इंडिया जी बड़े ताव में यहाँ से हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि मैं वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, यहाँ मैं किसानों की लड़ नहीं पा रहा हूँ, किसानों की आत्महत्या हो रही है, महिला अत्याचार में आपने भी तो कहा था कि आप किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपने क्यों नहीं माफ कर दिया? आपने कर्जा माफ किया कुल 1 लाख 2 लाख में से 20-25 हजार, और किसानों के डिफॉल्टर साबित कर दिया, उनकी सिविल रिपोर्ट खराब कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने कर्जा तो माफ किया, लेकिन सिविल रिपोर्ट खराब कर दी, आज वो डिफॉल्टर है, वो किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते। उसके लिए आप क्या करें? आपकी वजह से इतने सारे किसानों ने आत्महत्या की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चाहे आधार कार्ड का विरोध किया हो इन्होंने, चाहे किसी भी चीज का किया हो, ये लोग तो वो थे जो एटीएम तक का विरोध करते थे, डिजिटलाइजेशन का विरोध करते थे। हम आपकी तरह नहीं है कि आए आपके राहुल गांधी जी और जाति के आधार पे लड़ा के चले गए, जाति का वो जाति का कार्ड खरीदने चले गए, और जब टिकट जारी करते हैं तो आपके टिकट की जो सूची है 144 में, उसमें 12% मात्र ओबीसी लोगों को टिकट दिए गए, और आप कहते हैं कि आप ओबीसी के हितैषी हैं। हमने पहली महिला ओबीसी मुख्यमंत्री दी प्रदेश को, 3 मुख्यमंत्री दिए मध्य प्रदेश को ओबीसी। आप हम लोग बराबरी में कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, तुष्टिकरण की, आतंकवाद का समर्थन करने वाली, सनातन का अपमान करने वाली पार्टी है आप लोग। सनातन का अपमान करने वाले तो आपने भी एक विधायक को टिकट दिया है जिसने रामायण की पत्ती जलाई और ब्राह्मणों के प्रति बड़े आपत्तिजनक शब्द बोले हैं। और रही बात, ये बताइए महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने कौन गया था? सनातन को डेंगू मलेरिया बोला, आज तक सोनिया गांधी जी का देश का वेलकम करते विभाजन करने वाले, मुस्लिम लीग को समर्थन करने वाले आपकी मात्र संस्था है। आपके मात्र संस्था ने तो अंग्रेजों तक की दलाली करी। आप लोग कहाँ की बात करने हैं? आप लोग माफी मांगने में एक्सपर्ट हैं। आप तो माफी वीरों के वंशज हैं आप लोग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं आप लोग। आपके तो सिरे से लेके नक से लेके पैर तक आप लोग झूठे हैं। आप लाल किले से झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया आपके प्रधानमंत्री ने। शर्म नहीं आई आप लोगों को पब्लिक के बीच दोबारा जाते हुए झूठ का पुलिंदा लेके? बहुत दिन वो आपसे झूठ नहीं चलने वाला, क्योंकि झूठ के पांव होते नहीं है। बंटाधार और गुंडा माफिया राज, आप कितना भी शोर कर ले, आप भटकाने की कोशिश मत करिए। प्रमुख मुद्दा मध्य प्रदेश का बेरोजगारी में 9वें नंबर पे है देश में। आप यहाँ पटवारी घोटाले की वजह से नियुक्तियां बंद है। शिक्षा की स्थिति है कि 36,000 के आसपास आपके पास शिक्षकों के पद रिक्त पड़े जिसको आप भर नहीं पा रहे हैं। कितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें आज छत नहीं है, जिनमें लाइब्रेरी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, हाथ धोने तक हमने शौचालय बनवाए, हमने इतने शौचालय बनाए, हमारी महिलाएं बेचारी बेटियां बाहर जाना पड़ता था उन्हें, आज हमने शौचालय बनाए। आपकी पार्टी ने क्यों नहीं बनवाए? 70 साल तक सरकार थी, आप क्यों नहीं ले आए? नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा में पारित हो गया था, ले आते। 3 साल तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं लेके आए? आज हमारे मोदी जी लेके आए, नारी शक्ति उसको पारित कराया, और उनकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। वंदना जी सवाल ले लेते हैं। रोहित जी, आपसे एक सवाल है मेरा। दिग्विजय सिंह का हाल ही में पार्टी से इस्तीफा देने से जुड़ा एक फेक लेटर जारी हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? हाल में जिस 144 की सीट आने के बाद जो नाम सामने आए, उसके बाद जो इस्तीफे के दौर के बीच दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का एक इस्तीफा लेटर यूं वायरल हो जाना, भाजपा कह रही है कि इसके पीछे कांग्रेसियों का हाथ है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इनके ही प्रवक्ता जिन्होंने ट्विटर पर उसको ट्वीट किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि ये एक फेक लेटर था, और ये पूरा भारत जानता है कि फेक न्यूज फैलाने के मामले में कौन एक्सपर्ट है। सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग भाजपा ने किया उसका किसी ने नहीं किया। और रही बात अगर दिग्विजय सिंह को इस्तीफा देने की जरूरत पड़ रही है, तो ये कांग्रेस का अपना मुद्दा था। इसमें अगर इतने चटकारे ले रही है भाजपा, कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि इसको मुद्दा बनाना कौन चाह रहा था। कांग्रेस ने तो, अगर आपको इतना ही है, सही बात है, नहीं सही बात है। ट्विटर पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी को एक ट्वीट भेज दिया जाता है, आपके पास अगर यही होता तो उससे FIR नहीं दर्ज कराई जाती। अपने मनगढ़ंत बातें हैं, माहौल बिगाड़ना, जान भटकाना, लेटर्स क्यों भेज देते हो पोस्ट करने के लिए ट्विटर पे?
तो आप तो वंदना रहने ही जी, दीजिए। वंदना कांग्रेस जी, पार्टी जब के प्रवक्ता पेशेंस जी, नहीं है झूठ तो बोलने मत की आया करिए। कसीदे मत पढ़िए आप। झूठ बोलने की पेशेंस भी है एक ही नहीं, लिमिट आप होती लोग है, उस सिर्फ मन लिमिट की को भी बात क्रॉस करते, कर जन चुके की बात हैं। करते ही नहीं है जनतंत्र में। अनलिमिटेड हो चुके हैं आप झूठ बोलने में। आप लोग जनतंत्र को समझते ही नहीं है, अरे आपकी हम मूल भावनाओं में जनतंत्र को जनतंत्र समझते नहीं हैं, है। हम जनता को आप लोग समझते सिर्फ हैं बोलना और जानते हम हैं, सुनना जनादेश जानते को नहीं। समझते हैं, जनतंत्र में इसीलिए सुनना इतनी ज्यादा बार और बोलना सरकार बना कम चुके होता हैं है। और 5वीं आप बार लोगों भी की बनाएंगे। कमजोरी है, बस भ्रम आप फैलाना देखते आपकी जाइए, एक्सपर्टाइज है। 3 शांति दिसंबर से को पढ़िए। आपकी घोटाला जमानत का जब्त प्रदेश बना होगी। दिया 30 है सीटें भी आपने, आप ले आए, फिर मैं से आपको उसको घोटाले का अग्रिम प्रदेश बनाने की शुभकामनाएं सोच देती रहे हैं हूँ। बार बार। मुझे तो 30 सीटें भी मुश्किल दिख चलिए। रही हैं आपकी। हेमंत जी क्या कहना चाह रहे थे आप? अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए, रोहित जी और वंदना 18 जी में बहस चल रही हाँ, थी, तो अब आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए 18 साल में शिवराज सिंह सरकार ने भी प्रदेश की जो नीतियां हैं वो सब बर्बाद करके रख दिया है। जनता पूरी त्रस्त है। 18 महीने में भी कमलनाथ जी काम ही नहीं कर पाए, तो दोनों परंपरागत पार्टियों ने इस जनता की नीतियां ठीक नहीं थी। प्रदेश की जनता इससे परेशान थी। सिर्फ आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आएगी और जनता के हित की बात करेगी। यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी कि हमने ये किया। अरे जब ईडी और सीबीआई है, वो प्रदेश अरे पूरे जो देश में जिसने मध्य अभी प्रदेश जन्म में ही कभी नहीं नहीं लिया आती वो कोई, तोप चलाने की कभी नहीं बात कर आती रहे है। हैं। थोड़ा यहाँ सोच पर समझ के घोटालों बात पे करिए घोटाले मेरे हो भाई। गए, अभी कितना आपने हो गए। जन्म भी नहीं लिया, उदय भी नहीं हुआ है आपकी पार्टी का, और कब आप हो बड़े जाएगा? बड़े तो कसीदे है पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो बता रहे हैं, एनसीडी में बड़ी बड़ी बीजेपी को गारंटियां हराया गिना था रहे हमने, हैं। मध्य और प्रदेश की संरचना कांग्रेस पता है में आपको? कितने कांग्रेस यहाँ को पे पंजाब और दिल्ली संभाग में है, हराया, कितने जिले और यहाँ हैं, पे मध्य कितने प्रदेश में ग्राम है, भारतीय कितनी जनता पार्टी को पंचायतें, हराएंगे। पता है क्या आपको? हालत है तुमने बताइए कर अगर रखी है आपको पूरी पता मध्य हो तो। प्रदेश की। मध्य घोटालों प्रदेश की दिल्ली सरकार नहीं है, है, एक घोटालों बहुत की। बड़ा राज्य एक भी है, घोटाला, भारत के बड़े 256 राज्यों में से घोटाले आने हुए, वाला एक राज्य है 256 और घोटाले हुए विकसित मध्य राज्य प्रदेश है। में तो आप 215 मध्य महीने की प्रदेश को सरकार दिल्ली में। मत समझ लीजिएगा कि यहाँ आपने मुफ्त की इतने रेहड़ी घोटाले करे बांटो हैं, और जनता का झूठ पैसा फैलाओ और बर्बाद करने पे टिकट लगे वोट हुए लो। हैं। यहाँ की एक बच्चा जनता पैदा बहुत होता है समझदार मध्य है, प्रदेश में, मुफ्त की रेहड़ी में 55,000 नहीं रुपए आने का उसके वाली ऊपर यहाँ की कर्जा है। जनता। इतना यहाँ की कर्जा जनता से जानती मध्य है कि प्रदेश कौन सी आगे पार्टी बढ़ेगा। उनका विकास फॉरेन करेगी, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई किस पैसा नहीं पार्टी आता में है। नेता है, भ्रष्टाचार में नीति नंबर है, 1 है, महिला नेतृत्व अत्याचार में है नंबर और 1 है, नियति है। कुपोषण में नंबर 1 है, आप स्कूलों में शिक्षक आपके नहीं है, जैसी झूठी, स्कूलों को जिसके ठीक से इतने सारे पढ़ाई नहीं चल मंत्री रहा है, जेल में बंद स्वास्थ्य के हैं, लिए शर्म भी दवाइयां नहीं नहीं आ मिलती रही, है, गारंटी ले रहे हैं आप। महिलाओं की आपके सुरक्षा मंत्री के नाम इतने पे जेल चैन में नहीं है। बंद हैं, छोटे पहले उन छोटे लोगों की बच्चियां जमानतें गायब हो कराइए, जाती है, उसके बाद 30,000 अपना बच्चियां यहाँ से मैनिफेस्टो गायब हो गई बनवाइएगा मध्य उनको प्रदेश बैठा से, के। उनका पहले उन कोई लोगों से आंकड़ा नहीं बोलिए है। कि जेल से पलायन अपनी करते हैं, जमानत ले यहाँ लेके के जो बाहर आए। आदिवासी एरिया के जो बेइज्जती लोग हैं वो करवा रहे हैं गुजरात आपकी की जगह पार्टी में की। पलायन करते आपकी हैं। पार्टी तो आप मध्य प्रदेश रोजगार में नहीं उदय देते भी हो, नहीं हो पाएगी आप उनके मनरेगा चलते। का पैसा नहीं देते हो, आप मध्य योजना के लिए प्रदेश पैसा चुनाव नहीं के देते टाइम हो। एक के बाद एक कैसे सब हालत जेल कर जा रहे रखी हैं, है, आपकी तो जमानत मजदूर जब्त हो यहाँ पर जाएगी, दुखी है, एक भी यहाँ सीट पर नहीं आ पाएगी, बड़ी सभी बेइज्जती होने वाली है। इसीलिए इससे अच्छा अच्छी करिए आप अच्छी तरह कि से अपने आएगी, प्रत्याशियों के जनता नाम जान रही वापस है। ले लीजिए, जनता क्योंकि अभी आपकी एक आध सिंगरौली सीट में आ आपको जाए तो बहुत दिखाया, बड़ी बात है। चित्रालू उदय में आप हमारी नहीं करवा महापौर पाएंगे बनी अपना है, मध्य और प्रदेश, पंजाब क्योंकि और आपकी दिल्ली जो में ये अच्छे फ्री की काम कर रेवड़ी रहे हैं। बांटो उसी और का जो राज परिणाम है करो, दूसरे फूटो, प्रदेशों में ये हम जो जाएंगे घमंडिया और बहुत गठबंधन में अच्छे आप से जुड़ गए जाएंगे। हैं सारे चोर प्रदेश की चोर जनता मौसेरे समझ भाई, गई है, 18 इनकी ये महीने नीति तक हमारा नियति मध्य भ्रष्टाचार प्रदेश सब में नहीं पता लग गया चलेगी। है, मध्य और प्रदेश इस की जनता भ्रष्टाचार से बहुत मुक्त करने के समझदार लिए है, आम बहुत आदमी होशियार पार्टी है, आएगी अपना और भला जीतेगी बुरा बहुत अच्छी जानती है। तरीके से। हमारी बहनें जानती हैं 1,32,00,000 लाडली बहनें आप हमें महिला जिताएंगी। अत्याचार में हमारे नंबर 1 सीखो क्यों है, कमाओ ये योजना बताइए। से मध्य प्रदेश लाभान्वित में हमारे इतना युवा हमें महिलाओं पे जिताएंगे, अत्याचार क्यों होता हमारे है? बुजुर्ग आप हमें महिला जिताएंगे, हैं, आप जिनके महिला लिए के बारे हमने में तो तीर्थ बताइए, दर्शन जैसी क्या हालत योजनाएं, कर दिया अपने संबल देश प्रदेश योजनाएं दी की। है। हमारे दलित हमें जिताएंगे, हमारे आदिवासी भाई दलित के बंधु ऊपर हमें पेशाब जिताएंगे, करता है जिन्हें भाजपा हमने का जल नेता, जंगल जमीन का भाजपा का अधिकार नेता दिलाया है। दलित आप युवक लोगों को के ऊपर कौन पेशाब जिताएगा? करता है। कोई नहीं इतनी जिताने वाला। और दलितों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप? वंदना जी, पेशाब किया गया भाजपा नेता के द्वारा दलित पे, और मुख्यमंत्री उनके चलिए हेमंत जी, वंदना जी से दलित पे सवाल ले किया था, लेते किस हैं। पे किया था, क्या नहीं हेमंत किया जी। था? आप पहले थोड़ा होमवर्क करिए, वो मैटर सॉल्व हो चुका है, शायद आप अभी वहीं अटके हैं, पूर्व में ही अटक गए हैं, अभी वर्तमान में आइए आप थोड़ा। वंदना जी, मेरा सवाल है आपसे कि ये आपने दलित अभी को हाल ही किया में जिनसे हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर सवाल उठाए, लाहौर में आपने कहा कि इस बार उनका गुंडा राज खत्म होगा, लाहौर उनकी बापौती नहीं है।
रसाल सिंह आपके पूर्व विधायक हैं, उन्होंने आज पार्टी छोड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रसाल सिंह ही एकमात्र वहाँ व्यक्ति भाजपा के ऐसे थे जो भाजपा को वहाँ सीट दिला सकते थे, और उनको टिकट का न देकर भाजपा ने वहाँ बहुत बड़ी गलती की, और इसका खामियाजा स्थानीय स्तर पर लाहौर में आप पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से जो प्रत्याशी उतारे हैं हमारे अमरीश जी, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत वहाँ दर्ज करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता मात्र नहीं करता है प्रचार या जनाधार, वो सिर्फ नहीं बनाता है। एक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी
जमीनी स्तर के कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते रहते हैं। प्रत्याशी के अलावा जो है हमारे पन्ना प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, वो लोग निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। और हम लोग, आप जानते हैं कि चरैवेती पे चलने वाली पार्टी है। हमारा चुनाव खत्म होता है और उसके अगले दिन से हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ता है, हमारे यहाँ एक संगठन चुनाव लड़ता है। और हमारे यहाँ हमारा जो लीडर होता है, हमारा जो नेता है, वो हमारा कमल निशान है। और हमारे कमल निशान को जिताने के लिए जनता हमेशा एकजुट होकर आई है। 4 बार हमारी सरकार बनी है और फिर से बनेगी। और आप देखते जाइएगा जो ये गुंडा राज, माफिया राज चल रहा है, उसका जवाब लाहौर में कैसे देती है जनता, बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर। चलिए रोहित जी अपनी बात रखें। देखिए, जहाँ ये बोल रहे हैं कि हमारा नेता और निशान कमल होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सारे चुनाव मोदी के चेहरे पर क्यों लड़ते हैं? यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, तो उनको क्यों नहीं हिम्मत पड़ी किसी से बोलने कि हाँ वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, फिर ऐसे उनको मंच पे बैठा के नकार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसको मैं कहूँ आत्मविश्वास की कमी है, कि वो ये जानते हैं कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा एक भ्रष्ट चेहरा बन चुका है और इसको लेकर अगर हम कहीं भी गए तो ये बात सीधी है कि हम वो चुनाव हारने वाले हैं। हालांकि वो चेहरा बदल भी लेंगे तो भी इनकी रीति नीतियों की वजह से ये चुनाव हार रहे हैं। आपने अभी से ये क्यों स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बुधनी विधानसभा से वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। वंदना जी, आप चीजों ने शांत करा लीजिए, वरना मैं डिबेट पे चला जाऊंगा। आप इन्हीं की बात सुन लीजिएगा एक साथ। रोहित जी अपनी बात रखिए, वंदना जी सुन रही हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी हाँ, तो मेरा वही कहना है कि ये बार बार इसलिए व्यथित होते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं कि इनके यहाँ क्या चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो इनसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बार बार बोलते थे कि यहाँ दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। यहाँ तो दूल्हे का स्वयंवर के लिए 5 लोग 7 लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। आप नहीं है, चिंता मत करिए, कोई भी हो, आप नहीं है। काउंटर करने के लिए आएंगे आपके पास। जी 15 जी समय ले जी। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो 7 लोग स्वयंवर करने खड़े हुए हैं। ये स्टेज के ऊपर हर केंद्र से आया व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहा है और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मा कचोट रही है। वहाँ विजयवर्गीय जी ने साफ साफ कहा है कि मेरे को पार्टी से कोई ना कोई बड़े दायित्व की उम्मीद है, मैं यहाँ कोई विधायक बनने नहीं आया हूँ। तो यहाँ 2 तरह का बेसिक अंतर है कि हमारे यहाँ पे जिसको ये हमारी अदावत बोल रहे हैं कि हमारे अंदर बगावत है, तो यहाँ बगावत इस बात पे है कि हमें चुनाव लड़ने दिया जाए, वहाँ बगावत इस बात पे है कि या तो हमको बड़ी सीट दी जाए, नहीं तो हमको चुनाव ना लड़ाया जाए। तो ये फोर्सफुली जिनको पुश किया गया है उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और ये चुनाव ये 100% है कि ये हार रहे हैं। पिछला चुनाव भी ये हारे थे, जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया। चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। वंदना, ये क्या कहेंगी जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने? देखिए, ये कहते हैं कि मोदी जी ने शिवराज जी को नकारा, इग्नोर किया। तो ये बताइए कि अगर मंच में शिवराज जी हैं और मोदी जी हैं और मोदी जी बात कर रहे हैं, तो क्या शिवराज जी जाके खड़े हो जाएंगे उनके साथ? वो प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। स्वागत, सत्कार, हर चीज़ की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही की थी मोदी जी के आने की। तो ये संगठन शैली को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि कमल निशान हमारा लीडर। अरे ये बताइए कि आपने आज तक किसी भी चुनाव के पहले अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बताया? आज बता रहे हैं आप कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, गारंटी ले रहे हैं। तो हम क्यों बताएं? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएं, आपको तो नहीं बना रहे ना, तो आपके पेट में दर्द ना हो। हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो हमारे संगठन का निर्णय है। वर्तमान में शिवराज जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही जा रहे हैं हर विधानसभा में। अभी गोविंदपुरा गए थे, कल लाहौर गए थे, कल दिमनी गए थे। तो मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रचार करने जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसलिए अपने पेट का दर्द थोड़ा शांत करिए और चुनाव खत्म होने का इंतजार करिए। आप बता दीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो कि आपका कौन। और अगर आप ये कह रहे हैं, सबसे हंसी की बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इनका मुख्यमंत्री कौन, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सरकार तो हमारी ही बन रही है, तो उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप कह रहे हैं 7 दिग्गज खड़े, मतलब आप ही बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में कितने दिग्गज हैं। तो स्वयं आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं कि वो दिग्गजों को भी चुनाव लड़ा सकती है, युवाओं को भी लड़ा सकती है। 38 इयर्स के तीसरी बार विधायक बनने वाले दिव्यराज सिंह जी सिरमौर से चुनाव लड़ेंगे। तो एक युवा को भी उतारा है मैदान में, सिर्फ वरिष्ठों को नहीं उतारा है। तो 38 से लेके 74 तक के आयु के
व्यक्ति हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम एक लोकतांत्रिक पार्टी ही हैं। आपको जरूर लगता है कि हम लोकतांत्रिक नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पार्टी में जिसमें टैलेंट है, जिसके अंदर काबिलियत है, जिसमें क्षमता है, जिसने जनाधार बनाया है, वो जनता का नेता बनेगा, वो विधायक का प्रत्याशी बनेगा, चाहे वो किसी परिवार विशेष से आता हो, चाहे वो नहीं आता हो। वो जनता का अगर चेहरा है तो भारतीय जनता पार्टी उसे उतारेगी, चाहे वो किसी भी खानदान से सरोकार रखता हो। अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं है तो हमारी पार्टी उसे नहीं उतारेगी। ये रहा मेरा जवाब। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आने वाला आगामी जो रिजल्ट है वो बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह प्रचंड बहुमतों से सरकार बनाने वाली है और किस तरह हम 200 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। चलिए आपकी वंदना जी, सूची ने आपने अपनी हमारी बात रखी। रोहित जी से काउंटर ले लेते। रोहित जी, आप हंस रहे हैं, क्या वजह क्या है हंसी की, क्या है इसके पीछे का कारण? वंदना जी की कॉन्ट्रोवर्शियल बातें सुन के हंस रहा हूँ। मैं अपनी बात थोड़ा सा, मैं आपको माफी चाहूंगा, जल्दी की सार्वजनिक से और डिबेट में बैठना है। जी। मैं अपनी बात फिर से करना चाहूंगा कि वंदना जी बार बार शब्दावलियों का प्रयोग करती है, जो कि मेरे हिसाब से तो पेट में दर्द होता है। तो एक बात होती है, मगर हाँ, ये बात कह रही है कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज और जो लोग काबिल होंगे उनको ही लड़ाया जाएगा। प्रहलाद पटेल के भाई साहब जो थे, जालिम सिंह पटेल जी, वो क्या काबिल नहीं थे तो उनको हटा दिया गया? या प्रहलाद पटेल अब केंद्र के लिए काबिल नहीं रहे, या राकेश सिंह केंद्र के लिए काबिल नहीं रहे, इसलिए उनको यहाँ भेज दिया गया? तो देखिए, ये जो बातें हैं ये अंतहीन है इनके साथ, क्योंकि ये बार बार अपने स्टैंड चेंज कर लेते हैं। ये कभी लड़ते हैं कि हाँ आप चेहरे के चुनाव के लिए लड़ते, फिर अभी लड़ने लगते हैं कि आप हमारे यहाँ कोई चेहरा नहीं, खबर निशान होता है। मेरा यही कहना है कि जनता को डिसाइड करने में दीजिएगा, जैसा पिछली बार जनता ने डिसाइड किया, पिछली बार भी इसके दालों से 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं और स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला था। और उसके बाद भी ढंग से जो भी यहाँ पे लोकतंत्र के साथ किया गया खिलवाड़, या जिसको हम कहें कि एक तरह से चोरी की गई लोकतंत्र की, पीछे के दरवाजे में सरकार बनाने की उनकी बहुत पुरानी आदत है। वो आदत को ये लोग लगातार दोहराते रहते हैं। और चाहे वो गोवा में सरकार बनाई हो, चाहे कहीं और भी राज्यों में उन्होंने किया हो, सीबीआई जैसी एजेंसियों को संसद ना रहती देते हैं, ये उनका दुरुपयोग करके बनाई गई सरकारें हैं, इस जनता की सरकारें नहीं है। इसलिए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारी शक्ति जनता से लेकर सीट तक पहुंचती है, जो नीचे का जनादेश होता है हम उसे सुधारे करते हैं, और यही हमारी परिणति रही है हमेशा। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। चलिए और मैं आपसे अब चलिए रोहित जी का जवाब पूरा हुआ है, और अब हमारे साथ जो सभी पैनल जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगामी 3 दिसंबर को प्रदेश में जनता तय करेगी कि किसको प्रदेश की कमान दी गई है। इसका पूरा खाका भी सामने आ जाएगा। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। आगे बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।